नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। संसद में आज बजट पर चर्चा होने के बाद बजट पास हो गया तो गृह मंत्रालय के काम पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर विस्तार से आंकड़े देश के सामने रखे हैं। दिखाएंगे खबर, कर्नाटक में मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में दिए गए 4% आरक्षण के मामले पर कैसे छिड़ गया है राजनीतिक तौर पर बड़ा विवाद। होगी बात पंजाब में किसानों के साथ भगवंत मान सरकार कैसा कर रही है बर्ताव। दिखाएंगे खबर, नागपुर हिंसा के बाद क्या है वहां मौजूदा समय के हालात। इसके साथ ही होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम मोदी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, अब आतंकियों का महिमा मंडन नहीं, होता है खात्मा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दिया है जवाब। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर विधानसभा में जमकर हंगामा। भाजपा का कड़ा विरोध, कहा ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है कांग्रेस। विरोध कर रहे 18 भाजपा विधायक विधानसभा से 6 महीने के लिए किए गए निलंबित। नाकाम रही मान सरकार की मान मनोबल की कोशिश। पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों का बातचीत से इनकार। 28 मार्च को मान सरकार के खिलाफ पंजाब में जबरी विरोध दिवस मनाने का ऐलान। व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में है भारत और अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पाकिस्तान पर कहा, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का पाकिस्तान का रवैया शांति के राह में सबसे बड़ी बाधा। और ब्रिटेन का व्यस्ततम हीथ्रो हवाई अड्डा सुरक्षा कारणों से आज बंद किया गया। लगभग 1300 उड़ानें हुई प्रभावित। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति। और सबसे पहले बात संसद के जुड़ी कार्रवाई से करते हैं। गृह मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी बात देश के सामने रखी। अमित शाह ने देश की मजबूत होती सुरक्षा के आंकड़े गिनाए तो नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति से मजबूत हो रही आंतरिक सुरक्षा के फायदे भी देश के सामने रखे हैं। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा तो देश के सुदूर इलाकों तक विकास से सुरक्षा को सुनिश्चित करने की संकल्पना को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से देश में 3 नासूर थे, पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्व का उग्रवाद। हमने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में कमी आई है और सरकार ने शांति स्थापना के तमाम गंभीर प्रयास किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर में लोग बर्फ पर खेल रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें दूर से आतंकवादी दिखा। अरे अगर हमें आतंकवादी दिखता तो दोनों आंखों के बीच में गोली मारते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें सपने में भी आतंकवादी दिखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन को बताया कि 5 साल में 302 नए सुरक्षा कैंप
नक्सल इलाके में खोले गए और अब तक 410 नक्सली मारे गए हैं। नक्सल इलाकों में 1000 नए मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है। 1007 नए बैंक की शाखाएं खोलने का काम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को हम हल करने वाले हैं। नागरिकों के हताहत में 85% की कमी आई है। 10,900 युवा नॉर्थ ईस्ट में मुख्य धारा में आए हैं। हुर्रियत के 14 संगठन हमने बैन कर दिए जो गड़बड़ी में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर की तिजोरी खाली थी और अब 80,000 करोड़ रुपए की कई योजनाएं भारत सरकार ने वहां शुरू की है। 63 में से 53 बड़ी योजनाएं पूरी की गई हैं। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का काम भी हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ का निवेश का निमंत्रण मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, एक भी बूथ पर गड़बड़ी नहीं हुई। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। देश में 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के काम में लगी हुई 72 लेबोरेटरी को नष्ट किया गया है। पहले एक भी नहीं पकड़ी गई थी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश में होने वाले प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले तंत्र के रूप में देखे जाने चाहिए, न कि उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाए। क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में 21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार द्वारा हिंदी भाषा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदी की किसी भी भाषा से स्पर्धा नहीं है और हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत है। राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाओं पर बेवजह विवाद करने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि लोग अपने राजनीतिक हित के लिए भाषा के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। तो संसद के विधायी कामकाज में आज बजट पर भी चर्चा पूरी हुई और इसे पास कर दिया गया। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद सभी पार्टियों के सांसदों ने अपनी अपनी बात संसद में दोनों सदनों में रखी थी। बजट चर्चा के अलावा क्या रहा खास आज संसद की विधायी कामकाज में, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया था उसको आज पास कर लिया गया। इसे लेकर बीजेपी ने अपने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर शुक्रवार को सदन में मौजूद रहने को कहा था। कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को हाजिर रहने का फरमान सुनाया था। सरकार ने विनियोग विधेयक लोकसभा में पारित करने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया। सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
इससे पहले शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में बजट से संबंधित विभिन्न मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई और सरकार ने विस्तार से जवाब दिया। लोकसभा में केंद्रीय बजट के दूसरे भाग में चर्चा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान पर जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि हर खेत को जल योजना के तहत सिंचाई योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए केंद्र की तरफ से पर्याप्त धन मुहैया कराया गया है। प्रधानमंत्री जी ने केवल जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कर पानी की अहमियत नहीं दी, बल्कि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश और पर्याप्त सरकारी फंडिंग सुनिश्चित कर इसे पूरी तरह से समर्थन भी दिया है। उस टाइम की सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1,02,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए थे 10 साल में, और इसके मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 24 तक में 4,29,163 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। वहीं लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के विकास के लिए कार्य करती रहती है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों के हितों को ध्यान में न रखकर खाद की कीमतों में इजाफा किया था। 2010-11 में DAP का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी DAP की बोरी 1315 रुपये। आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, 3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम DAP की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित मीडिया में आई खबरों का मुद्दा उठाया और कहा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के मसले पर चर्चा होनी चाहिए और सभापति की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। सभापति ने कहा कि इस मामले में नेता सदन की उपस्थिति और सभी सदस्यों की सहमति से चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व में 55 सांसदों द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसको सभी सांसदों ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सदन चाहेगा तो इस पर कुछ चर्चा होना संभव है। DD न्यूज के लिए संसद से कुमार आलोक और ऋषि कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि कर्नाटक में तुष्टीकरण का ठेका आखिर क्यों मचा है, इसको लेकर पूरा बवाल क्या है। पूरी खबर विस्तार से होगी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर
बचाएं पानी की हर बूंद। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कराया तो बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया। इस बीच कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का ठेका, ओबीसी के हक पर कांग्रेस का डाका। क्या कांग्रेस कर रही धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास? ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का बिल पास। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने आज विधानसभा में उस बिल को पास कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने से जुड़ा बिल आज कर्नाटक विधानसभा में भारी शोर शराबे के बीच पास हो गया। जिस समय ये बिल कर्नाटक विधानसभा में पास किया जा रहा था, उस समय भाजपा के विधायकों ने जमकर विरोध किया और बिल की कॉपी भी फाड़ दी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी के कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देकर पिछड़े वर्ग का हक मार रही है। Where is the constitution provision to give contract for the Muslims 4% reservation for Muslims? Where is the provision in the constitution on religion basis? Dr. Ambedkar himself was against any reservation based on the religion basis. The only intent of the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah is divide and rule. ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के चलते मुस्लिमों को 100% आरक्षण देना चाहती है और ये जिहाद की राजनीति है। तो कांग्रेस कह रही है कि उसने अपने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है। यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है। आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, यह जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद। ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे। How can it be Muslim budget? We have taken care of all the sections of the society. The population of SC/ST is 24.1%. The amount released to SC/ST is almost 42,016 crores. We have taken care of the backward classes. We have taken care of all the suppressed classes. So this is a pro-poor, pro-farmer budget for the people. So they are not able to digest that. That is why they are coming out doing all these things.
दिन भर सदन में हुए हंगामे के बाद कर्नाटक विधानसभा ने विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 18 भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। धर्म आधारित रिजर्वेशन आइदर इन जॉब और इन कॉन्ट्रैक्ट ये अपेक्षणीय नहीं है, इसको हम स्वीकारते हैं, जनता स्वीकारते नहीं है, इसको हम पूरा खंडन करते हैं। और 4% सिर्फ मुसलमान रिजर्वेशन के लिए पूरे इतने एमएलएस को सस्पेंड करना, उनको दिखाना था हम मुस्लिम के लिए इतना प्रतिबद्ध है, ये तो दिखाना था। गौरतलब है कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने इस बार के बजट में सरकारी ठेकों में नई श्रेणी बनाकर मुस्लिमों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत सी योजनाओं की घोषणा भी की है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस को तुष्टीकरण की नीति को लेकर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक में कांग्रेस की नीति को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या है, तथ्य क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। क्योंकि कर्नाटक में ओबीसी के तहत मुस्लिमों को आरक्षण देने का पूरा यह मामला है। इसके तहत मौजूदा स्थिति इस वक्त यह है कि कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 13% के आसपास में है और मौजूदा स्थिति में श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदाय या जातियां कहा जाए उनको शामिल किया गया है, जो एक श्रेणी 1 है। श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया और एक नई श्रेणी 2B को जोड़कर उसमें 19 और मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से शामिल करके, यानी सभी मुस्लिम समुदाय इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मौजूदा कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार के द्वारा की जा रही है। तो ये एक तरीके से व्यवस्था का परिवर्तन। लेकिन स्थिति क्या हो रही है कर्नाटक में? ठेके में आरक्षण, क्योंकि मौजूदा समय में ही कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बदलाव की बात हो रही है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था क्या है आपको उसको भी बताते हैं। SC/ST के लिए 24% का एक आरक्षण है, ओबीसी की श्रेणी 1 के लिए 4% का आरक्षण है, श्रेणी 2A के लिए 15% का आरक्षण है और अगर इन श्रेणियों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग अभी तक की मौजूदा स्थिति में 43% एक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है, ये सारे वर्ग मिलाकर। लेकिन नई प्रस्तावित जो श्रेणी जो 2B है उसका 4% जिसका सरकारी में ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात है ओबीसी के माध्यम से, उसको अगर जोड़ लिया जाएगा तो यह 47% पहुंच जाएगा, क्योंकि 43 के साथ 4% जुड़ के 47% हो जाएगा। और इसी 2B के माध्यम से 4% अतिरिक्त सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर ही विरोध हो रहा है। खासतौर से बीजेपी लगातार दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लगातार इसका विरोध कर रही। तो यह एक तरीके से आरक्षण का खेल कर्नाटक में करने की कोशिश कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस की सरकार, सिद्धारमैया की सरकार कर रही है, जिसको लेकर जबरदस्त आज हंगामा देखने को मिला है। कर्नाटक का इस साल के बजट की अगर बात की जाए तो उसके भी तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर लगातार एक तरीके से विरोध हुआ। जल्दी से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम को लेकर 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का बजट एक तरीके से पेश किया गया। इसके अलावा सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण का जिक्र, जिसका हमने आपको विस्तार से समझाया। साथ ही साथ मुस्लिम विवाह के लिए जो सामान्य विवाह होंगे उनमें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव इस बार के बजट में दिया गया है। वक्फ संपत्तियों कब्रिस्तानों में विकास के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बार के बजट में कांग्रेस सरकार ने दिया है। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख के बजट का प्रावधान मौजूदा कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में किया है। इसी तरह इमाम जो लोग हैं उनका वेतन बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें इजाफा किया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मुस्लिम क्षेत्रों में नए ITI बनाने की बात की गई, अलग से जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे बनाने की बात की गई है। मुस्लिम छात्रों को 50% शुल्क रियायत दी जाएगी, जो उनकी एक तरीके से उनकी यात्राएं होंगी उसमें मिलेगी, मदद मिलेगी। मुस्लिम छात्राओं के लिए आवासीय PU कॉलेज बनाने का प्रावधान भी मौजूदा सरकार ने इस बार के बजट में किया है। मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रीय और विदेश में मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है उसमें वृद्धि की गई है। ये एक तरीके से एक टारगेट करते हुए मुस्लिम छात्रों और मुस्लिम समुदाय को फोकस करके बनाई गई तमाम नीतियां हैं। बेंगलुरु के हज हाउस भवन का विस्तार करने का प्रावधान भी सिद्धारमैया सरकार ने मौजूदा बजट में किया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक अलग से अभियान चलाया जाएगा। सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, मुस्लिम बच्चियों के लिए चलाया जाएगा एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का अभियान, इसका बजट में प्रस्ताव किया गया। तो यह दिखाता कि अपने आप में किस प्रकार से मौजूदा कर्नाटक की सरकार प्रयास कर रही है टारगेट करने को लेकर। और कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण के लिहाज से अगर बात की जाए
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण ओवरऑल, क्योंकि मौजूदा अभी नहीं, लगातार पहले की भी बात की जाए तो कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण एक तरीके से मिला हुआ, जो कि संविधान विरोधी है क्योंकि वो धर्म के आधार पर है। तेलंगाना में भी 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी धर्म आधार पर है लेकिन संविधान विरोधी है। इसी तरीके से 2014 में महाराष्ट्र में 5% आरक्षण देने की बात उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से की थी, हालांकि वो टिक नहीं पाया था, इसलिए वो हुआ नहीं था, बट सरकार कांग्रेस की थी, उसने पूरी कोशिश की थी, आउटगोइंग सरकार थी उस समय पृथ्वीराज चौहान की। 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा कि सशस्त्र बलों में मुस्लिमों की आबादी की गणना होनी चाहिए। 2006 वो समय था जब यूपीए की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसी तरीके से इसके बाद जल्दी से अगले तथ्यों की अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। यह तुष्टीकरण का सबसे बड़ा एक तरीके से अपीसमेंट का बयान था। 2012 में योजना आयोग कहता है कि सभी केंद्रीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 15% राशि अलग से आवंटित होनी चाहिए, बाकी में सभी हो 15% सीधे इनके लिए होना चाहिए। 2013 में जो यूपीए सरकार थी उस समय कैबिनेट में अल्पसंख्यकों को 15% धनराशि अलग से मुहैया कराने पर चर्चा हुई थी, हालांकि इसका अलग से कैबिनेट नोट नहीं आया था। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने ओबीसी के कोटे से 8.4% आरक्षण मुस्लिमों को देने की वकालत की थी, हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन यह सारा काम यूपीए सरकार के समय हुआ था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में SC/ST आरक्षण को खत्म किया गया। एक तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की कोशिश लगातार यूपीए सरकार के माध्यम से की गई थी। राहुल गांधी सबसे बड़े नेताओं में से एक है, उन्होंने कहा था मुस्लिम आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू हैं। हिंदू आतंकवाद को लेकर उन्होंने एक नया शब्द गढ़ने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने। 2012 में राहुल गांधी ने मुस्लिमों के आरक्षण देने की बात खुले मंच से की थी, अपनी जनसभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो यह अपने आप में लगातार तुष्टीकरण की नीति को लेकर घिरती रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 जो अभी कुछ समय पहले हुए हैं, उसमें मुस्लिमों को आरक्षण का वायदा भी किया गया था, क्योंकि तमाम उलेमाओं की एक समिति ने उनको पत्र दिया था। उन मांगों को मानने की बात उस समय कांग्रेस ने अपने अभियान के तहत की थी। तो इसी पे हम करेंगे आज की चर्चा भी, क्योंकि कर्नाटक में लगातार सियासत गरमाई हुई है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी कि किस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ, आरक्षण पर रात घिर गई कर्नाटक सरकार, क्योंकि कर्नाटक में लगातार मामला गरमाया हुआ। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर लगातार घेरती रही है और एक बार फिर उसने कर्नाटक विधानसभा में वही काम किया है। संविधान विरुद्ध है ये। ऋषि जी, देखिए, धर्म के आधार पे आरक्षण की शुरुआत गुजरात में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उनके कार्यकाल में हुआ। तो भाजपा किस मुंह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्या हुआ था सर? ऋषि जी, क्या हुआ था उस समय? ऋषि जी, क्या हुआ था? जी, आप तो विद्वान पत्रकार है, आपको जानकारी होगी। नहीं, आप दर्शकों की बेहतरी के लिए बता दीजिए सर, क्या हुआ था? मैं बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, व्याकुल नहीं होना है। नहीं, व्याकुल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा होती है, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। जी 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 जी। गुजरात तत्कालीन गुजरात सरकार ने धर्म के आधार पे मुसलमानों के एक वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी थी। उस समय मुख्यमंत्री उस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी थे। जहां तक कर्नाटक की बात है, तो जिस देवगौड़ा सरकार ने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया, उस सरकार को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। नंबर 2, येदियुरप्पा साहब का 2 बार पूर्णकालिक सरकार रहा कर्नाटक में भाजपा का। तो क्यों ना आप जो धर्म के आधार पर देवगौड़ा सरकार ने रिजर्वेशन दिया, उसको आपने खत्म कर दिया। तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की शुरुआत गुजरात और कर्नाटक से हुई या उस सरकार से हुई जिस देवगौड़ा सरकार को भाजपा सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, जयराम जी वही कह रहे हैं कि आपने जो परिपाटी शुरू की उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और गुजरात का उदाहरण भी दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आर्येंद्र जी आपने अपने विश्लेषण में वो तमाम तथ्य बताए हैं जिसके आगे कोई भी तर्क टिक नहीं रहा है, लेकिन मैं उसमें ले जाना चाहता हूँ। ऋषि जी, आपने क्या किया, प्लीज सुन लीजिए, आपका मैंने सुना सभी ना, बिल्कुल सुन लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आज बात है ना कि देखिए, पूरी देश भर में इसको लेकर के क्यों विरोध हो रहा है, क्यों शक और सुबह की नजर से देखा जा रहा है कि ये बंटवारे और तुष्टीकरण की सियासत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भारत की आजादी के बदले इस देश को 2 भागों में बांटना स्वीकार किया ना। और किस आधार पर बटा था देश? इसी मजहब के आधार पर।
मुस्लिम के आधार पर जो पार्टी मुस्लिमों को एक अलग देश दे सकती है अपनी सत्ता लोलुपता के कारण, वो अगर 4% आरक्षण दे रही है तो कौन से बड़े आश्चर्य की बात है? हमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि उनकी परतें अब खुलती नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड की आज चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। कैसा काला कानून है, किसी की जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाए और वो न्याय की गुहार भी उन्हीं के पास लगाए जिसने उस पर दावा कर दिया। लेकिन जयराम जी वो ये कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में आपकी सरकार रही है, लंबे समय तक आप लोग रहे, तो आपने क्यों नहीं हटा दिया इसको अगर आपको दिक्कत थी? आपने ही अपने विश्लेषण में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी ने जब लागू किया था तो वो बाद में कोर्ट में जाकर के टिक नहीं पाया। ये जो कुछ इलीगल है ये कोर्ट में धराशायी हो जाएगा। आज इनका बजट देख लीजिए ना, मुस्लिमों के लिए अलग से, मुस्लिम छात्रों को पढ़ने के लिए देंगे बजट, मुस्लिमों को मोहल्ला बसाने के लिए उनके रिहायश इलाके के लिए बजट। ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास, ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं हर चीज में मुस्लिम कहना, मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम इलाके, हिंदू इलाके, ये बंटवारे की सियासत नहीं है तो क्या है? हर्षवर्धन जी, ठीक है हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी कहां पे कौन जिम्मेदार है ये अपने आप में समझना होगा। मौजूदा समय में जो हो रहा है या जो बात ऋषि जी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने जो शुरू किया हम उस पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम की या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कुछ साफ साफ ना समझ में आए। कांग्रेस ये चाहती है कि इस बात की चर्चा हो कि मुसलमानों के लिए अलग से कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय, उससे पहले जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, तो विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया, कोई आधार नहीं था इसका, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी अपीजमेंट के लिए किया। अभी ये चूंकि जब कहा जाता है ना कि क्या हुआ, ये जो टाइप 2 भी है ये SC/ST के लिए थी। ये जो बासवराज बोम्मई की सरकार थी उन्होंने बाकायदा इसको लिंगायत और वोक्कलिगा में बांटा था जो सुप्रीम कोर्ट से गिरा। सवाल यह है कि क्या उसके बावजूद मुसलमानों के बीच में कांग्रेस मैसेज देना चाहती है? जवाब है हाँ। उसको लगता है कि पूरे देश में अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आ जाए तो उसको दूसरी चीजें करने में आसानी होगी। ये कर्नाटक और तेलंगाना का ये मॉडल है जिसको वो समझते हैं कि सफलतापूर्वक हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर, रिलीजन, पंथ के आधार पर कोई भी आरक्षण एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जी ऋषि जी, सवाल यह है कि ओबीसी के कोटे में से अगर आरक्षण देने की बात है तो सीधे तौर पे जो आरोप लग रहा है कि साहब ओबीसी का हक छीन के आप देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिमों को, तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ना कि आप ओबीसी विरोधी हैं, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। देखिए व्यक्तिगत रूप से मेरा भी मानना है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्वान सर व्यक्तिगत नहीं सर, संवैधानिक है सर, ये संवैधानिक है सर। ये सुन तो लीजिए व्यक्तिगत जो वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल में है उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया या भाजपा प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया कि गुजरात में इस परिपाटी की शुरुआत गुजरात में हुई थी कि नहीं हुई थी। जिस एचडी देवगौड़ा सरकार को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी उसी सरकार ने धर्म के आधार पर कर्नाटक में रिजर्वेशन की वकालत की थी कि नहीं? ओबीसी के हक को लेकर जो पूछ रहा हूं जरा उस पर बताएंगे सर। मैं बुनियादी सवाल पे खड़ा कर, मेरा बुनियादी सवाल है सर आपसे। हाँ अब सुन तो लीजिए आप ही को सुन रहे हैं सर। नहीं है, हाँ धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ये परिपाटी भाजपा ने गुजरात में शुरुआत की थी। गलत है, गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। मेरा कंटेंट तो सर उनकी सारी नीतियां आप लोग क्यों नहीं अपना देते हैं सर? अगर वो इतना अच्छा करते चले आ रहे तो अपना लीजिए नीतियां। तो भाजपा किस आधार पर कांग्रेस को घेर रही है? नहीं, आप अगर इतना फॉलो करने वाली स्थिति है तो फिर तमाम नीतियां अपना लेनी चाहिए जिन पे वो उनका वक्त को लेकर क्यों फिर विरोध हो रहा है सर? जी किस आधार पर घेर रही है कांग्रेस को? नहीं, आप ओबीसी के कोटे में से ले रहे हैं, अगर दे रहे हैं उनमें से आरक्षण, तो सवाल ये कि साहब ओबीसी के विरोध एक तरीके से उनका हक छिन रहा है। सवाल ये है तो ओबीसी में तो तेली समाज भी नहीं आते थे जिस समाज से नरेंद्र मोदी है, तो ओबीसी का हक तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं मारा था गुजरात। सर माफ कीजिए, ये मसला जा चुका कोर्ट तक, इसमें धार नहीं है, इसी मुद्दे पर रही है अभी। हाँ घाची तेली जो है गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में सर मैं वही कह रहा हूँ, ये मसला कोर्ट तक जा चुका है, इसमें कुछ नहीं निकला। इसमें आइए ओबीसी के हक क्यों देना चाह रहे हैं मुस्लिमों को कर्नाटक में? ये तो आप भाजपा से पूछिए। भाजपा ने परिपाटी गुजरात में शुरुआत की तो सर सारी बातें उनकी मान लीजिए, अगर वो परिपाटी आपको उनकी अच्छी लगती है। विप्लव जी क्यों नहीं, आप लोग तमाम चीजें क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं साहब दो चीजें गिना रहे, कर्नाटक में और गुजरात में जो आपने शुरू किया।
ऋषि जी बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके अंदर जो तथ्यों पीड़ा की है ना, जानकारी वो इनको नहीं है। सुन लीजिए ऋषि जी, अच्छा सुन लीजिए, हाँ अब आप ही का आरोप लेके आ रहे हैं, आप ही का आरोप लेकर आ रहे हैं, हाँ बोलिए। ऋषि जी इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि इनके अंदर का जो हिंदू है ना, वो बार बार कह रहा है कि मजहब के आधार हिंदुस्तानी पर है, आरक्षण हिंदू से पहले हिंदुस्तानी है। ऋषि जी अब आप अधीर हो रहे हैं, ऋषि जी आप अधीर हो रहे हैं सर, आप सुन लीजिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बंटवारे का बीज बोता है और आगे चल करके फिर कहीं एक और पाकिस्तान ना बने, इसलिए इसको आज ही रोकना आवश्यक है। नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी समाज का, SC ST समाज का आरक्षण तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार और बंगाल की सरकारों ने लगातार उस पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगियों ने किया है। आज आपका चरित्र और चेहरा एक बार फिर से सामने है, लेकिन हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, वो खुल करके चाहती है कि मुसलमानों को एक संदेश दे सके, ताकि जो मुसलमान बंगाल में ममता के साथ चला गया, जो मुसलमान यूपी में अखिलेश यादव के साथ चला गया, जो मुसलमान बिहार में राजद के साथ चला गया, उसको वापस लाना है। ये वापस अपने मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता करना चाहते हैं। सारी कवायद इसी की है। पूरे बजट में कर्नाटक के मुस्लिम क्षेत्रों का विकास करना है, मुस्लिम छात्रों को आरक्षण देना है, मुसलमानों की अलग से कॉलोनी बनानी है। इस देश को हिंदू क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र में बांटने की राजनीति, ये जो राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में ये नफरती सामान है जो रोज टीवी चैनलों पर आकर चर्चा होते हैं, इनको हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है हर्षवर्धन जी सवाल ये है कि आखिर जो हो रहा है अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसे तो रोकने की जरूरत है ना, वो कैसे रुकेगा? वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे रोका जाए देश हित में, संविधान के हित में? क्योंकि संविधान को लेकर लगातार लहराकर बात की जाती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा जमीन पे हो रहा है जो संविधान विरुद्ध है तो उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि तथ्य ठीक से जान के बात करनी चाहिए। गुजरात ने कोई मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की परंपरा की शुरुआत नहीं की। इन्हें सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का पता नहीं है, पत्रकार हैं आप, क्या सामान्य जानकारी नहीं है और ये कुछ भी बोल रहे लगातार इतनी देर आपको जानकारी नहीं है हर्षवर्धन जी, इस तरह से बात नहीं। अच्छा ऋषि जी जानकारी साझा कर दीजिए, आप तथ्य के साथ जानकारी साझा कर दीजिए किस तारीख में हुआ था। अगर आप जानकारी दे देंगे, अगर पुष्ट जानकारी, ऋषि जी सुनिए, अगर आप पुष्ट जानकारी, अरे सुन लीजिए ऋषि जी, पुष्ट जानकारी दे देंगे कि इस तारीख को इस गजट नोटिफिकेशन के साथ हुआ था, वो अभी हर्षवर्धन जी मान लेंगे। नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, उनकी बात ठीक होगी, हर चीज अपनी बात को पूरा करें आप, तब तक आप निकाल लीजिए सर, वो बोल रहे आप निकाल लीजिए ऋषि जी। हाँ, सेंट्रल लिस्ट में देश भर में कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, उनका लाभ गुजरात में भी मिलता है। गुजरात सरकार ने किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण आज तक नहीं दिया। ये एक जिसको कहते हैं ना कि ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे राज्य में पिछड़े मुसलमानों को भी हर योजना का लाभ मिल रहा है, जिसको विशेष करके विपक्षी पार्टी के लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अगर ऐसा कोई आरक्षण चल रहा है तो उसका जवाब तो आप सदन के भीतर भी दे सकते थे, लेकिन वो देने की स्थिति नहीं, क्योंकि वो तथ्य नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार में आज भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस देश में हर कोई नागरिक है, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन SC ST का और ओबीसी का हिस्सा छीनकर वो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना ये कतई गलत है। ये जो कैटेगरी 2B में मुस्लिमों को शामिल किया गया है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको रोका जाना चाहिए और इसका राजनीतिक तौर पर विरोध भी होना चाहिए। अब सोचिए कांग्रेस कितनी इस पर रिजिड है या कहें कि अड़ी हुई है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। उनको लगा कि ये संदेश जाना चाहिए, ये डिबेट होनी चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को अलग से दे रही। मुसलमानों का ऐसा नहीं कि इनके समय में कोई हाल अच्छा हो गया। सारी रिपोर्ट जो उस समय जितनी कमेटीज बनी, उन कमेटीज में साफ साफ कहा गया कि मुस्लिमों की हालत यूपीए के शासनकाल में या उसके पहले कांग्रेस शासनकाल में अच्छी नहीं रही। लेकिन एक मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, एक ऐसी राजनीति जिसके जरिए वो बता सके कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, और विशेष करके उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय दल उनकी जमीन खींच चुके हैं उसको वापस पाने का यही एकमात्र जरिया है। बिल्कुल ऋषि जी, सवाल ये उठता है कि मनमोहन सिंह साहब कहते थे, मैंने इसका भी जिक्र भी किया कि साहब पहला हक एक तरीके से अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। तो इस प्रकार की सोच के साथ में कांग्रेस की तो लगातार एक पूरी परिपाटी रही है और उसी का विस्तार कर्नाटक में दिखाई पड़ रहा है। अब हर्षवर्धन जी विद्वान पत्रकार हैं, अब जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं 2007 में नरेंद्र मोदी सरकार, तत्कालीन गुजरात की सरकार ने
इस विषय को विधानसभा में टेबल किया था कि नहीं किया था, और मुसलमानों में एक खास वर्ग को रिजर्वेशन दिया था कि नहीं दिया था। अब तथ्यों की जानकारी नहीं है, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, झूठ मत बोलिए ना। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। मेरा नाम आप बताइए। नहीं ऋषि जी आप वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसके तहत मिला, तो वो मान लेंगे आपकी बात को। हाँ, अब मैं इतनी जातियां जोड़ी गई थी, बताइए। तैयारी करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं ना, वो सबूत वो पन्ने लेकर के आते हैं। या तो राहुल गांधी की तरह आप भी कोर्ट में जाके नाक रखेंगे, माफी मांगेंगे। ऐसी आदत क्यों है कांग्रेसियों की भाई? नहीं सबूत लेकर आइए। ठीक है ऋषि जी, बात यही है कि आपने सबूत लेकर आते हैं। खैर चलिए, जाने दीजिए। मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांगूंगा। अरे आप राहुल गांधी बन सकते हैं, सावरकर बनने की हैसियत नहीं है आप लोगों को। सुनिए, आपका दोहरा चरित्र फिर से दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में ओबीसी सचिव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ छुपा जाते हैं कि उन्हीं के शासनकाल में ओबीसी आरक्षण के फाइल पर लगातार उनकी दादी, उनके परनाना, उनके पिताजी बैठे रहे। नंबर 2, आज क्या स्थिति है? प्रोटोकॉल सिर्फ ऋषि मिश्रा के लिए। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र साफ दिख रहा है। एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों के हक की बात करते हैं, दूसरे तरफ उनके आरक्षण के हिस्से से मलाई मुस्लिमों को काट कर देना चाहते हैं। ठीक है सर, दोहरा रवैया है कांग्रेस का। जयराम जी जी एक सेकंड। हाँ जी ऋषि जी, आरक्षण सामाजिक और आर्थिक आधार पर ही मिला है। कुछ वर्गों को आर्थिक आधार पर, कुछ वर्गों को सामाजिक। बिल्कुल, धार्मिक आधार पे कहीं नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जयराम जी, क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है धर्म के आधार पे वो कहीं भी दिया गया हो, कहीं दिया जा रहा हो, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसीलिए विरोध होता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे पंजाब से, जहां मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, होगी हमारी विस्तार से नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या विषय था ये गुजरात वाला? जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है।
ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब खबर पंजाब से। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जबरन खत्म कराने के बाद से किसानों और भगवंत मान सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। भगवंत मान किसान की जो सरकार है वो उनकी सरकार और किसानों के साथ पहले तो जबरदस्ती की, फिर किसानों के साथ बैठक करके मामला सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसानों ने आज सरकार से साथ बैठक करके बातचीत करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। भगवंत मान के साथ किसानों ने बात करने से मना कर दिया है। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों के साथ जिस प्रकार का बीते दिनों बर्ताव किया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी का किसानों के प्रति या उनकी मांगों के प्रति दोहरा रवैया सीधे तौर पर सामने आया है। मान सरकार की मनमानी, किसानों ने सबक सिखाने की ठानी। जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाने पर फूटा गुस्सा। मान सरकार ने बैठक का न्योता ठुकराया। 28 मार्च को जबरी विरोध प्रदर्शन मनाएंगे किसान। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को जबरन हटाने के बाद उन्हें मनाने की कवायद के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को बैठक का न्योता भेजा, लेकिन अपमानित हुए किसानों ने बैठक में आने से ही मना कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू और खनौरी के किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार के साथ कोई भी बैठक करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि जबरन प्रदर्शन स्थलों से हटाए जाने से गुस्साए किसान नेताओं ने पंजाब विधानसभा के सामने मार्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद भगवंत मान सरकार ने शुक्रवार शाम 4 बजे किसानों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में वार्ता के लिए बुलाया था। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया करने वाले थे। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसान पंजाब सरकार की कार्रवाई से काफी आहत हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को जबरी विरोध दिवस मनाने की भी घोषणा की है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ शद्दत हुआ, वो बॉर्डरों पर गैर संवैधानिक तरीके से हमें उठाया गया, हमारे लोगों को परेशान किया गया। उसके लिए हमने जो मीटिंग ना करने का विचार बनाया है। ऑपरेशन के खिलाफ हम 28 मार्च को सभी डीसी हेडक्वार्टर्स पर कार्यालयों पर हम धरने मुजाहरे 11 से 3 बजे तक करेंगे। जो दमन की नीति अपना रही है स्टेट गवर्नमेंट, इतिहास में पहली बार हुआ है कि मीटिंग पर अपने घर में बुलाएं और साथियों को जाने वक्त उनको गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाल दें। जो चलता हुआ मोर्चा है उस पर बलडोजर चला दें। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों को हटाने की पंजाब पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद हाईवे को खाली करा दिया गया है, जिसके बाद अब हाईवे पर वाहन परिचालन शुरू हो गया है। दरअसल खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले साल 13 फरवरी से चल रहा था। किसानों की मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय तक चले इस प्रदर्शन के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इस फैसले से आसपास के लोग खुश हैं। पिछले 1 साल से बॉर्डर बंद होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने से न सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई, बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नागपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बीते दिनों हुई हिंसा में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या है आज का अपडेट, इस खबर पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। भाव यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अब खबर नागपुर की। हिंसा के बाद अब नागपुर में हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू हटा लिया गया है तो बचे हुए इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है। पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है तो कई के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। किस प्रकार के आज रहे वहां पे हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर में स्थिति हो रही सामान्य, कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील, हिंसा के गुनाहगारों को पेश किया गया अदालत में, हिंसा की पूरी जांच जारी। नागपुर में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। शुक्रवार को कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। सोमवार शाम को हुई हिंसा के बाद शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अब शहर पुलिस ने नंदनवन और कपिल नगर थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया है और 6 थाना क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि शुक्रवार को होने वाली रमजान के जुम्मे की नमाज को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। पुलिस ने शहर के मोमिनपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहा और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस तरह की सिचुएशन होती है, उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे भी हमें फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है। पुलिस ने हिंसा के आरोपियों को अदालत में पेश किया। वहीं एक अन्य संदिग्ध सैयद असीम की तलाश की जा रही है। उसे मास्टरमाइंड फहीम खान का करीबी माना जाता है और उसे पहले यूपी ATS ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि हिंसा के पीछे के षड्यंत्र का पता लगाया जा सके। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। बेंगलुरु में RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सरसंघ चालक मोहन भागवत ने किया। बैठक आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। इसमें RSS से जुड़े हुए 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं।
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री वीएल संतोष जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्ष के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चुनाव में फ्रीबीज के वायदों पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आधी अधूरी तैयारी के साथ सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज से जुड़ा मुख्य मामला पहले से ही लंबित है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन सर संचालक मोहन भागवत ने किया। बैठक में देश भर से 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग की ओर से नई दिल्ली के शास्त्री भवन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग की महिला अधिकारियों और अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही सीएम योगी ने रामनवमी की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में लोकतंत्र विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे। दरअसल लोकतंत्र सेनानी संघ 1975 आपातकाल बंदियों का अखिल भारतीय संगठन है। हर साल 21 मार्च को लोकतंत्र विजय दिवस मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ली है। अब गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है।